ये जो एंगल है, ये एंगल कौन से एंगल से 30 डिग्री से बड़ा है या 30 डिग्री वाला है? ये बिल्कुल भी नहीं है। ये एग्जांपल हम लोग मान ही नहीं सकते। ये एग्जांपल मैं तो नहीं मानने वाला, आपको मानना है तो आप मान लीजिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज धनंजय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रेड हंटर चैनल के इस नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, हमने आज तक चैनल के ऊपर 4 स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज पोस्ट की है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा जिनको अप्रिशिएट किया है। मैंने कमेंट्स में भी पढ़ा है, काफी सारे लोगों का रिस्पॉन्स है। मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके भी लोगों ने इन्फॉर्म किया कि वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, स्ट्रेटेजीज उनको हेल्प कर रही है। एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी यूट्यूब पे पिछले कुछ दिनों से काफी वायरल हो रही थी, 915 EMA स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, जो कि इन्होंने पब्लिश की है। वाइंग सिंह इनका नाम है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए रिव्यू की जाए, जबकि मेरे जो व्यूअर्स है मुझे पता है उनको स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो मैंने सोचा ये स्ट्रेटेजी भी हम लोग वहां पे रिव्यू करके देख लेते हैं, गो थ्रू करते हैं वीडियो के अंदर, और फिर देखेंगे कि क्या है ये स्ट्रेटेजी। आपका मेरे साथ जो ट्यूनिंग है, आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है, तो मैं मेरे लैंग्वेज में आप लोगों के लिए ये स्ट्रेटेजी को वहां पे रिव्यू करने वाला हूं आज इस वीडियो के अंदर। वीडियो को अगर आपने ऑलरेडी देखा है तो भी देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो डेफिनेटली देख लीजिए, लास्ट तक देखिए, तभी समझेगा। एंड में मैं इस स्ट्रेटेजी के प्रोज एंड कॉन्स भी आपके सामने वहां पे रखने वाला हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं क्या है ये 915 EMA की स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ट्रेड हंटर। ओके गाइस, सो यूट्यूब पे हमने ये वीडियो जो है इनका ओपन कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो उसका टाइटल, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी 9 and 15 EMA स्ट्रेटेजी, जो कि है चैनल जिस पे पोस्ट हुआ है उसका नाम है द ट्रेड रूम, और इनका नाम है मिस्टर मयंक सिंह। तो इन्होंने ये स्ट्रेटेजी पोस्ट की और वहां पे बताया है कि 80% एक्यूरेट ये स्ट्रेटेजी है, जो कि 80% एक्यूरेसी के साथ काम करती है। अभी हम लोग जो इनका वीडियो है ये प्ले करेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के 150% स्पीड पे हम लोग इसको प्ले करेंगे, ताकि हमारी वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो, और हम लोग इसको देखते हैं क्या सच में ये स्ट्रेटेजी 80% एक्यूरेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जितना पार्ट इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के अंदर मैं उतना ही यहाँ पे प्ले करने वाला हूँ जो टेक्निकल स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है। बाकी का जो भी है वो मैं यहाँ पे स्किप करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। इस स्ट्रेटजी में आपको 2 EMA लगाना है। सबसे पहले आपको क्लिक करना है इंडिकेटर पे और उसके बाद सर्च करना है EMA। इस तरह से सर्च होकर आएगा। जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पे आपको 2 बार क्लिक करना है, तो ये यहाँ पे ऐड होकर आ जाएगा। इसका बाय डिफॉल्ट आपको लेंथ दिख रहा होगा 9, लेकिन एक का लेंथ आपको कर देना है 15। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों इस तरह से क्यों ज्यादा यूजफुल होता है। तो आप अच्छे से ध्यान से देखो, बिना स्किप किए देखना, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप इसको अच्छे से देखोगे तो आपका ट्रेडिंग करियर चेंज हो सकता है। तो आप यहाँ पे ऐड कर लेना, एक का कलर भी चेंज कर दो, तो हमें पता चल रहा है 2 EMA अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पे जो पास चल रहा है प्राइस के वो है 9 EMA, और थोड़ा जो दूर है वो है 15 EMA। तो 9 EMA का मतलब हुआ कि 9 कैंडल का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन है ये, ठीक है, और 15 EMA है 15 कैंडल का मूविंग एवरेज लाइन है ये। तो जब आप इसको ऐड कर लोगे तो उसके बाद आपको किस तरह से यूज करना है ये मैं आपको बताता हूं। तो अब मैं आपको बताता हूं किस तरह से आप इन दोनों EMA को यूज करके आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। पहले ये बता देता हूं कि कहां पे आपको ट्रेड नहीं करना है। जब भी EMA इस तरह से साइडवेज रहेगा, ठीक है, जब भी EMA फ्लैट रहेगा आपको ट्रेड नहीं करना है, वहां पे आप स्कैल्पिंग करोगे तो बार बार आपका ऐसा लीड होगा। तो जब भी EMA का डायरेक्शन ऐसा होगा, ये 15 EMA रहेगा नीचे और 9 EMA रहेगा ऊपर, तो जब भी ऐसा रहेगा तो आप देखना एटलीस्ट इसका जो स्लोप होगा, जो ग्राउंड से ये जो डिग्री होता है ना, वो 30 डिग्री से एबव होना चाहिए, तभी आपका ट्रेंड पता चलता है कि हाँ ये बुल ट्रेंड में। और अगर डाउन साइड के लिए अगर EMA इस तरह से रहा, ठीक है, और मार्केट इस तरह से इधर ट्रेंड कर रहा होता है, तो इसका जो एंगल रहेगा वो 30 डिग्री, ये डाउन साइड के लिए मैं बता रहा हूँ 30 डिग्री या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा अगर सिचुएशन आपको मिले तो आपको ये स्ट्रेटजी को अच्छे से यूज करना है। अब मैं सो यहाँ पे इन्होंने EMA के बारे में कुछ बताया, मैं हल्का सा यहाँ पे शॉर्ट में आपके लिए रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो यहाँ पे सिंपली 2 EMAs हमें यूज करने हैं। जो 2 मूविंग एवरेजेस आपको यूज करने हैं उनकी वैल्यू कितनी रहेगी मैं आपको बता देता हूँ। पहला EMA आपको यूज करना है 15 वाला, एक यूज करना है, और एक EMA आपको यूज करना है 9 वाला। ऑलराइट, कलर्स आप आपके हिसाब से रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें इन्होंने जैसे कहा कि आपको इसके एंगल के ऊपर ध्यान देना है। तो एंगल के ऊपर कैसे ध्यान देना है कि जो 2 मूविंग एवरेजेस आप यूज कर रहे हो, एक तो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जिस तरीके से यहाँ पे पाइपलाइन फॉर्म में दिखा है, ये 2 मूविंग एवरेजेस उस तरीके से नहीं बनने वाले, ये कुछ इस तरीके से बनेंगे। एक रहेगा ऐसा और दूसरा ऐसा जाएगा, जिसमें गैप बढ़ता जाएगा। और इनके कहने के हिसाब से जो आपका उसका एंगल रहना चाहिए, ये वाला जो एंगल कैलकुलेट अगर आप करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए कोई फॉर्मूला या कोई टूल यूज करने की जरूरत नहीं, आंखों से देखेंगे तो भी पता चल जाएगा। ये ग्रेटर देन आपका 30 रहना चाहिए। तो ये जो सिचुएशन है ये बाइंग के लिए उन्होंने कहा है, और सेम काइंड ऑफ सिचुएशन सेल के लिए भी रहेगा। जो दोनों मूविंग एवरेज है कुछ इस तरीके से रहेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये रहेगा 9 वाला, ये रहेगा 15 वाला, यहाँ पे ये रहेगा 9 वाला और ये रहेगा 15 वाला। यहाँ पे भी जो एंगल है वो कुछ इस तरीके से ग्रेटर देन 30 आपका रहना चाहिए। ऑलराइट, जो भी एंगल है इक्वल टू और ग्रेटर, ये कुछ इस तरीके से चाहिए आपका जो भी एंगल रहेगा वहां पे
वो आपका ग्रेटर देन 30 रहना चाहिए। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे ये रूल इन्होंने एक्सप्लेन किया है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपको बताता हूं कि स्ट्राइक प्राइस और किस तरह से आपका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए। जब भी आप स्कैल्पिंग करोगे तो हमेशा आपको इन द मनी में रहना है, आईटीएम ऑप्शंस में रहना है, ठीक है। एटीएम में भी रह सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट आपको आईटीएम में रहेगा, इन द मनी में रहेगा। एट द मनी में भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन ओटीएम बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। इसमें आप अगर स्कैल्पिंग करते हो आपका बिल्कुल भी पैसा नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो आपको या तो एटीएम में रहना है बहुत ज़्यादा, तो या फिर आपको बिल्कुल अच्छा प्रॉफिटेबल रहना है तो हमेशा आईटीएम में रहना है। मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ कि कितना आईटीएम में रहना चाहिए या फिर कितना ओटीएम में रहना चाहिए। सपोज कि ये 40,000 पे प्राइस चल रहा है बैंक निफ्टी का, ठीक है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे एक सेटअप बन गया ईएमए पे, यहाँ पे आपको एंट्री कैंडल मिल रहा है। तो आपको इसमें किसका ऑप्शंस लेना चाहिए। सपोज कि यहाँ पे 40,100 चल रहा है, तो आपको हमेशा क्या करना है कि अगर आपको कॉल बाय करना है तो 40,000 का यहाँ से 100 पॉइंट नीचे का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेना है कोई भी। तो यहाँ पे 40,000 का कॉल ऑप्शन आप यहाँ पे स्कैल्पिंग में बाय कर सकते हो, और आपका जो एसएल रहेगा वो नीचे रहेगा। इस पर डिटेल में बात करूंगा, कौन से कैंडल पे आपको एंट्री करना चाहिए, कौन से कैंडल पे एग्जिट करना चाहिए, कितना प्रॉफिट टारगेट तक आप वेट कर सकते हो, कब आपको ज्यादा प्रॉफिट टारगेट तक वेट करना चाहिए, कब आपको छोटे टारगेट पे निकल जाना चाहिए, ठीक है। सब कुछ कवर करने वालों तो ध्यान से देखना, स्किप मत करना वीडियो का एक भी पार्ट, नहीं तो आप वीडियो से कुछ सीख नहीं पाओगे। तो ये हमारा क्राइटेरिया हुआ, हमेशा आप ओके, सो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का भी उन्होंने क्लैरिटी दे दिया है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट करने जा रहे हो, जैसे अगर आप स्ट्राइक प्राइस कैसे डिसाइड करोगे। सो एक इंपॉर्टेंट चीज, आप बाय करने जा रहे हो या सेल करने जा रहे हो, मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी है या सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर बाइंग वाली अपॉर्चुनिटी है और वो अपॉर्चुनिटी आपकी बनती है जब जहां पे बैंक निफ्टी चल रहा है 40,500 पे, तो आपको जो सी बाय करना है यहाँ पे वो आपको इन द मनी बाय करना है। सो इन द मनी जब आप बाय कर रहे हैं कॉल यहाँ पे, तो -100 कंसिडर करिएगा, तो आपको जो बाय करना है वो 40,400 का सी आपको बाय करना है। अगर आप यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो और तो जो वहाँ पे बैंक निफ्टी अगर चल रही है आपका 40,500 पे, तो उसमें आपको +100 करना पड़ेगा। तो मतलब पुट आपका इन द मनी कैसे जाएगा, 40,600 का पी आपका वहां पे आपको सिलेक्ट करना है। बस आगे देखते हैं। आपको आईटीएम में रहना है, ठीक है। इससे बाहर निकलोगे आपका पैसा नहीं बनेगा ज्यादा, ठीक है। एटीएम में फिर भी चलेगा। ऐसा मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि क्योंकि एटीएम का जो डेल्टा होता है 0.5 होता है और आईटीएम का 0.5 से 0.6 इस तरह से रहता है। तो इसमें जैसे सपोज कि अगर 100 पॉइंट मूव किया ना बैंक निफ्टी, तो आपका जो एटीएम का जो ऑप्शन होगा वो 50 पॉइंट मूव करेगा, लेकिन 0.6 वाला जो रहेगा आईटीएम वाला, वो अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव किया तो आपको 60 पॉइंट का मोमेंटम आपको मिल जाएगा ऑप्शंस में। तो इस वजह से हम हमेशा आईटीएम में रहते हैं। एटीएम या ओटीएम थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन सस्ता में नहीं आपको काम करना है। और इस ओके, सो देखिए इसका रीजन भी पता है, मतलब बताया गया है यहाँ पे कि रीजन इसका सिंपल ये है कि आप जैसे अगर कोई भी ऑप्शन में जैसे बाय करते हो, उसका अगर डेल्टा क्या है वो इम्पोर्टेंट है। एटीएम और आईटीएम में ये डिफरेंस यहाँ पे दिखेगा। एटीएम में अगर उन्होंने जिस तरीके से बताया कि 0.5 अगर आपका डेल्टा है, तो आईटीएम में आपका वो 0.6 0.7 तक रह सकता है, मतलब ज़्यादा ही रहेगा। तो जो स्पीड होता है ना ऑप्शन का मूव होने का, बढ़ने का, तो वो यहाँ पे डिफर करेगा। एटीएम में स्पीड थोड़ा कम रहेगा, आईटीएम में स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो रिस्पेक्टिव मूवमेंट जो अगर बैंक निफ्टी में अगर 100 पॉइंट्स मूव होते हैं, तो अगर एटीएम में 50 से अगर वो बढ़ता है तो आईटीएम में वो 70 से बढ़ेगा, 60 से बढ़ेगा। तो इसीलिए आपको आईटीएम चूज करना है, एटीएम नहीं चूज करना है। आगे देखते हैं। स्ट्रेटजी में आपको एक और बात बता देता हूँ कि इसमें कम से कम आपके पास जो कैपिटल होना चाहिए वो 25 to 30 के होना चाहिए। अदरवाइज इसमें आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपका साइकोलॉजी खराब हो जाएगा और आप अच्छे से प्रॉफिट के लिए वेट नहीं कर पाओगे। बार बार आपका एसएल हिट होगा, आपका अकाउंट धीरे धीरे कम जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखना। कम से कम आपके पास 25 से 30 हज़ार होगा तो आप अच्छे से इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो ये हमारा पूरा हाँ, कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है। कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि 25 से 30K के आसपास आपके पास होना चाहिए। क्यों, वाई, बिकॉज हो सकता है कि स्ट्रेटेजी जैसे आपने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, ट्रेडिंग स्टार्ट किया इस स्ट्रेटेजी से, और शुरुआत में आपको कंसिस्टेंटली लॉसेस होने लग जाए। अगर आप 10-12 हज़ार पे ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो आपका कैपिटल तुरंत वाइप आउट हो जाएगा, फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, ट्रेडिंग में नहीं रुक पाओगे। तो अगर 25-30 की अगर आप रखते हैं तो दैट विल बी ओके, क्योंकि स्पेयर आपके पास रहना चाहिए। आप पूरा तो यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आप 25-30 हज़ार जब रखते हो तो काफ़ी सारे लॉसेस के बाद भी आपके पास एक अच्छा खासा कैपिटल बचा हुआ रहता है, जो आपको ट्रेडिंग में रुकने की वहाँ पे रुकने के लिए आपको एक चांस देता है। तो इसीलिए जो है आपका कैपिटल अच्छा खासा रहना चाहिए। भाई यहाँ तक आ ही गए हो वीडियो देखते देखते, तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी ऑन कर दीजिए। वीडियो को हो सके तो लाइक कर लीजिए, या वीडियो देखने के बाद लाइक किया तो भी चलेगा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे और रिव्यू वीडियोज और एडिशनल जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चीज़ें हैं, आपको जो भी वीडियोज आएगी चैनल के ऊपर, उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी यहाँ पे इसका एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया क्या है वो हम लोग देखने वाले, चलिए देखते हैं।
तो अब मैं बताता हूँ कि इसका एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, तो ध्यान से देखना। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि जब भी आपको बाइंग ट्रेड दिख रहा होता है तो आपको कौन से कैंडल में एंट्री करना चाहिए, कौन से कैंडल को अवॉइड करना चाहिए। आपको मैं 3 कैंडल बताता हूँ जब भी बाइंग के लिए होगा तो किस तरह का कैंडल पे आपको एंटर करना है। जब भी आपका इस तरह का कैंडल आपको दिखे, ठीक है, इस तरह का कैंडल दिखे, बिल्कुल पिन बार कैंडल या फिर फुल बॉडी कैंडल, नीचे से हल्का वीक होना चाहिए, या फिर बिग बार कैंडल, ठीक है, ये 3 कैंडल जब भी आपको दिखे ईएमए पे या फिर ईएमए को नीचे से क्रॉस करता हुआ और ईएमए का डायरेक्शन इस तरह से ऊपर की तरफ रहेगा, तो आपको इस कैंडल पे हाई पे एंटर करना है, यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ पे एंटर करना है। जब भी इस कैंडल के हाई पे बाय करोगे तो उस कैंडल के लो का एसएल रख के आपको ट्रेड करना है। आप देखोगे कि जैसे ही आप एंटर करोगे मोमेंटम में आपको अच्छा टारगेट देगा या फिर आपका एसएल हिट कर देगा। तो ये 3 कैंडल आपको ध्यान में रखना। मैं ओके, सो एंट्री के लिए 3 तरीके की कैंडल्स यहाँ पे सजेस्ट की गई। उन्होंने सिर्फ बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। आपको चाहिए 3 तरीके की कैंडल। एक तो आपको बुलिश हैमर वहाँ पे बनना चाहिए, जैसा कि इस तरीके से आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में, कुछ इस तरीके से। या फिर एक फुल बॉडी कैंडल जिसको कहा जाता है, वो एक बड़ी कैंडल ऐसी होती है जिसमें बॉडी का पार्ट ज़्यादा होता है और शैडो या वीक हम लोग जिसको कहते हैं वो छोटा सा होता है। नीचे के साइड में एक्सपेक्टेड है, ऊपर नहीं भी रहा तो भी चलेगा। या फिर जो उन्होंने कहा बिग बार कैंडल। बिग बार कैंडल मतलब एक बहुत बड़ा कैंडल जिसका पूरा बॉडी होता है और पूरा का पूरा आपको ग्रीन कलर में देखने को मिल जाएगा। अभी ये बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 कैंडल्स वहां पे आपको देखने हैं। सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यही 3 कैंडल कैसे दिखेंगे, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके रख देता हूं। ये आपका बिग बार, जो बिग बॉडी कैंडल है, बिग बार कैंडल जिसको कहा जाता है, ये वो हो गया। ये फुल बॉडी कैंडल आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कंपैरेटिवली थोड़ा इससे छोटा है। इसमें थोड़े बहुत विक्स भी हो सकते हैं। और बीरिश हैमर कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। तो ये टोटल 6 तरीके के कैंडल्स आपको यूज करने हैं। पहले 3 ग्रीन कैंडल्स बाइंग के लिए, ये 3 रेड कैंडल्स आपको सेलिंग के लिए यूज करने हैं। आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ ये तीनों कैंडल को, ताकि आप अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर सको। तो देखो सबसे पहला जो कैंडल रहेगा वो रहेगा हमारा ये पिन बार कैंडल। आप देखो इस कैंडल को देखो कितना अच्छा पिन बार कैंडल है। दूसरा कैंडल आपको दिखाता हूँ, ये कैंडल हो गया बिग बॉडी कैंडल, ठीक है, मतलब नीचे से थोड़ा सा विक्स है, मतलब अच्छा बुलिश कैंडल इसको माना जाता है। ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी है क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल को अपने अंदर इंगल्फ कर रहा है। और थर्ड कैंडल आपको दिखाता हूँ, तो ये होता है हमारे लिए थर्ड एंट्री कैंडल। अच्छा बड़ा बॉडी बना हुआ है, तो इस कैंडल पे आपको एंटर करना है। 3 एंट्री कैंडल बाइंग के लिए मैंने बता दिया। सेलिंग के लिए जस्ट इसका अपोजिट। ओके, तो इन्होंने जो कैंडल्स का बताया, जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसी के कुछ एग्जांपल यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा दिक्कत मुझे जो दिख रहा है वो ऐसा है कि कैंडल सिलेक्शन में आप लोगों का काफी कंफ्यूजन हो सकता है कि यार ये 3 में से मैं अभी इसको कंसिडर करूं कि नहीं करूं, ये बिग बार है कि नहीं है। जैसे कि हैमर के अंदर तो क्लियर है, बॉडी एकदम से छोटा होता है और लंबा सा उसमें एक डंडा होता है, बाहर होता है। लेकिन जैसे अभी ये जो रेड कैंडल आपको स्क्रीन पे दिख रही है, क्या इसको आप ये 2 नंबर वाली कैंडल कंसिडर करेंगे, 1 नंबर में कंसिडर करेंगे, या बिल्कुल भी इसको अवॉइड करेंगे? जैसे ये रेड कैंडल हो गई, इसको क्या कंसिडर करेंगे? तो यहाँ पे थोड़ा सा एक दिक्कत है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगा क्या है वीडियो के अंदर, फिर हम लोग इस पे ऊपर बात कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 कैंडल आपको फाइंड आउट करना है, बिल्कुल 3 अपोजिट कैंडल। तो बाइंग के लिए ये 3 कैंडल आपको देखना है। और मैं बताता हूँ आपको अब एंट्री और आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अगर आप अभी ट्रेडिंग स्टार्ट किए हो, कुछ महीने हुए हैं आपको ट्रेडिंग करते हुए, तो आपको चार्ट सेलेक्ट करना है 5 मिनट का। जैसे जैसे आप इसमें एक्सपर्ट होना, उस तरह से आप टाइम को रिड्यूस कर देना। तो सबसे पहले आप देखोगे अभी ये में बिल्कुल फ्लैट है, और उसके बाद जैसे ही चार्ट आगे बढ़ेगा मैं आपको बताऊंगा। देखोगे धीरे धीरे ये कैंडल, ये चार्ट का डायरेक्शन पूरा मुड़ चुका है और ये ट्रेंडिंग होता हुआ दिख रहा है आपको। तो जैसे ही ये ट्रेंडिंग हो जाएगा, आपको ये दिख रहा है कि ये 30 डिग्री से ज़्यादा यहाँ का स्लोप बना रहा है। यहाँ से अभी आपको ये स्कैल्पिंग को यूज़ करना है, क्योंकि अपन ऑप्शन बायर है तो हमें मोमेंटम चाहिए होता है। मोमेंटम आपको तभी मिलेगा जब आपका ईएमए इस तरह का डायरेक्शन पकड़ लेगा। तो जैसे ही आपको इस तरह का बुलिश कैंडल ईएमए पे बनता हुआ दिखे टच करके, आप इस कैंडल के क्लोजिंग पे ही एंटर कर जाना। इस तरह से लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बना लेना, और कैंडल लो का एसएल रहेगा आपका, और 1:2 का आपका टारगेट होगा। तो 1:2 का टारगेट इस तरह से आप बनाना, और उसके बाद आप देखना ये आपको काफ़ी तेजी से मोमेंटम में आपको टारगेट देगा। ठीक है, तो ये काफ़ी तेजी से मोमेंटम आता है और आपके डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि आप देखोगे जहाँ से आपने एंटर किया कभी भी आपके प्राइस से नीचे नहीं आया। तो इस तरह से हमें बाइंग ट्रेड में देखना चाहिए। ये पहला सिनेरियो था। एक एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दिखाया है। ये एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक कलर से हाईलाइट करके दिख देता हूँ कुछ चीज़ें कि इन्होंने क्या कंसिडर किया। यहाँ पे इन्होंने कैंडल देखा, जो कैंडल के ऊपर उनको वहाँ पे एंट्री चाहिए था, तो ये कैंडल इन्होंने कंसिडर किया जहाँ पे ये हैमर कैंडल बना हुआ है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, यहाँ पे इन्होंने एंट्री पॉइंट चूज किया। ये कैंडल का लो इन्होंने रखा एसएल, तो ये एंट्री प्राइस, नीचे एसएल। तो ये 1 अगर इसका रेशो है तो 1:2 का इन्होंने यहाँ पे टारगेट सेट किया। और कुछ कैंडल्स के बाद, जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम ये यूज कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे टारगेट अचीव होता है। तो सबसे पहली चीज, जब 5 मिनट आप टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो तो स्कैल्पिंग में ये यूज होता नहीं। जैसे इन्होंने कहा कि सेफ ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट से चालू करिए, चलिए मान लेते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 से 13 कैंडल 5 मिनट के, मतलब लगभग 1 घंटे के आसपास ये ट्रेड अगर चल रहा है आपका, तो ये किस एंगल से स्कैल्पिंग का ट्रेड हुआ? ये स्कैल्पिंग का ट्रेड नहीं हो सकता है। आपको इसमें जो है इंपॉर्टेंट ये है कि लोअर टाइम फ्रेम्स आपको यूज करना चाहिए, तब जाके आप इसको स्कैल्पिंग कह सकते हैं।
ऑलराइट, देखते हैं आगे के कुछ एग्जांपल्स और। दिखाता हूँ सेकंड कैंडल आपको किस तरह से आप एंटर करते हो। सेकंड एंट्री कैंडल देखो, आप अभी देखोगे ईएमए ट्रेंडिंग था, साइडवेज हुआ है, फिर से यहाँ से ये देखोगे, यहाँ से जैसे ही मोमेंटम आना शुरू हुआ, ठीक है, ये देखोगे ईएमए का डायरेक्शन बदलता हुआ दिख रहा है, फिर से ये अपने ओरिजिनल ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है, और उसके बाद ये एक पुलबैक आ रहा है। तो पुलबैक आएगा और ईएमए पे जैसे ही एक बुलिश कैंडल दिखेगा, ये देखोगे ये बड़ा सा बुलिश कैंडल ये जब बना था, आपको इस पर एंट्री करना है, इस तरह के कैंडल पे आपको एंट्री करना है, और इसमें भी आपका जो एंट्री के बाद आपका स्टॉप लॉस होगा वो कैंडल लो का होगा, और इसमें भी आपको 1:2 का टारगेट बनाना है। उसके बाद देखोगे कि ये आपका 1 गो में आपका टारगेट हिट कर देगा। तो हमारा ये नो 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 नो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एग्री नहीं करूंगा ये एग्जांपल के साथ, क्योंकि आप देख सकते क्लियरली कि एंट्री तो यहाँ पे भी बन रही थी, एंट्री तो ये कैंडल पे भी बन रही थी। तो ये कैंडल पे अगर ये, जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल्स में उन्होंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 3 तरीके के कैंडल्स को आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। जो एक फुल बॉडी बिग बार कैंडल है, तो ये कैटेगरी की कैंडल यहाँ पे भी बन रही थी, तो इसके हाई के ऊपर भी हम लोग एंट्री ले सकते थे। चलिए ठीक है, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ इसलिए इसको हमने छोड़ दिया। तो वापस यहाँ पे आने के बाद जैसे एक बार ये नीचे जाता है, सडनली यहाँ से ऊपर आता है। जब इस तरीके की हरकत होती है तो ठीक है, यहाँ पे 30% का एंगल है, तो यहाँ पे हो सकता है कि इन्होंने ये हाई को सपोर्ट कंसिडर करके कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, इसके लिए ये वाला एग्जांपल इन्होंने लिया होगा, तो इसीलिए यहाँ पे एंट्री की होगी। ये रखा है स्टॉप लॉस और ये रखा है टारगेट। बट ठीक है, मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से एग्जांपल तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस हिसाब से तो ये यहाँ पे तो प्रूव हो जाता है कि यहाँ पे आपका टारगेट हिट होने वाला है। एक एग्जांपल और दिखाया इन्होंने, वो भी देख लेते हैं। दूसरा एंट्री कैंडल था, तीसरा एंट्री कैंडल आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे देखोगे हमारा ईएमए अप ट्रेंड में है, और उसके बाद ये नीचे क्रॉस कर रहा है कैंडल, ठीक है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो और बुलिश कैंडल बनाएगा, तीसरा जो कैंडल है हमारा एंट्री कैंडल, अगर वो यहाँ पे बनता दिखेगा तो अपन उस पर एंटर कर जाएंगे। तो आप देखोगे ये नीचे क्रॉस किया, लेकिन ये कैंडल देखो नीचे से ईएमए को क्रॉस करके, दोनों ईएमए को क्रॉस करके एक अच्छा सा बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो ये हमारा तीसरा एंट्री क्राइटेरिया होता है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ईएमए को टच करके ही ऐसा कैंडल बनाएगा। अगर ईएमए को नीचे से क्रॉस करके भी इस तरह का कैंडल बनता है, आपको यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में एंटर करना है, और उसके बाद यहाँ पे एंटर करोगे 1:2 का आपका टारगेट होगा, और इस तरह से नीचे रखोगे स्टॉप लॉस 1:2 का टारगेट रखोगे, और इसमें भी आपका देखोगे 1 गो में आपका टारगेट हिट हो जाएगा। इस तरह से आपको हमें ये तो एग्जांपल हम लोग एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, आप लोगों को भी पता है कि ये एग्जांपल एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं। जैसे एग्जांपल स्टार्ट होना जब चालू हुआ, तो मुझे तो लग रहा था कि यहाँ पे बेरिश एंट्री हमें दिखने वाली है। तो इन्होंने भाई साहब ने क्या किया कि पहला एक एग्जांपल ये कैंडल वाला दिखाया, एक एग्जांपल ये कैंडल वाला, एक एग्जांपल ये कैंडल वाला। अभी ये कैंडल को वो एग्जांपल दिखा रहे हैं, और इससे बड़े लेंथ वाली कैंडल को वो सेकंड कैंडल कंसिडर करके पिछला एग्जांपल दिखा रहे थे। चलिए वो सब छोड़ दीजिए। जो सबसे पहली बात इन्होंने शुरू की थी कि एंगल, मुझे तो एंगल चाहिए 30 डिग्री वाला, तो यहां पे कहां 30 डिग्री वाला एंगल बन रहा है, मुझे एक बात दिखाइए। ये जो एंगल है, ये एंगल कौन से एंगल से 30 डिग्री से बड़ा है या 30 डिग्री वाला है? ये बिल्कुल भी नहीं है। ये एग्जांपल हम लोग मान ही नहीं सकते। ये एग्जांपल मैं तो नहीं मानने वाला, आपको मानना है तो आप मान लीजिए। ये एग्जांपल हम लोग नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री का कोई एंगल है नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कोई जब तक कंफर्मेशन, मुझे तो कोई भी यहाँ पे किसी भी एंगल से कंफर्मेशन नहीं लग रहा था कि ये कैंडल पे मैं एंट्री करूंगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड कब पता चलता है? ईएमए के एंगल से, जैसे आपने ही बताया। तो ये थोड़ा सा अगर ऊपर जाता था और फिर अगर बनता था तो मान लेते। तो देखो अभी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। जैसे मैंने कहा सेकंड एग्जांपल पे कि ये प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ था, तो शायद से इसकी वजह से उन्होंने ट्रेड लिया था। तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी कि आपका एंट्री यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ये कैंडल है जो आपके क्राइटेरिया में बैठ रहा है और जिसने वहां पे ब्रेकआउट भी दिया है, और यहाँ पे हल्का सा आपका ईएमए का एंगल भी बैठ जा रहा है। तो चलिए मान लेते थे। यहाँ पे मैं तो बिल्कुल भी कदापि एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि इसका हाई जब ब्रेक होगा तो मुझे डर तो रहेगा कि ये ब्रेक जब तक नहीं होता है तो मार्केट तो ऊपर नहीं जाने वाला। यहाँ पे कुछ वैसा हुआ भी, मार्केट हल्का सा रिवर्सल आ गया। आधे लोग तो स्कैल्पिंग वाले यहाँ से नीचे पीछे भाग जाएंगे, मैदान छोड़ के भाग जाएंगे कि ये ट्रेड फ्लॉप जाने वाला है, हम लोग यहाँ से निकल जाते। ये एग्जाम्पल तो मैं कदापि एग्री नहीं कर सकता। एक इंपॉर्टेंट चीज भी इन्होंने बताई है इस स्ट्रेटेजी के अंदर, हम लोग वो भी एक बार देख लेते कि इनका कहना क्या है। बीच में उन्होंने बेरिश एग्जांपल दिखाया था, दैट्स ओके, एक अच्छा खासा एग्जांपल वहां पे दिखाया था। तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है जो इन्होंने इसमें बताई है, वो हम लोग देख लेते हैं पहले। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात है इस स्ट्रेटजी में, जो कि आपको ध्यान में रखना है, वो है कि आप कभी भी इस स्ट्रेटजी को निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, हमेशा दोनों को अलग अलग यूज नहीं कर सकते। जब भी आप स्कैल्पिंग करना तो साइड बाय साइड आपके पास 2 स्क्रीन होना चाहिए इस तरह का। आप इस तरह से दोनों स्क्रीन को लगा कर रखना, और दोनों में एक तरफ बैंक निफ्टी होना चाहिए और एक तरफ निफ्टी होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या अवॉइड करना ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप अगर सिंगल चार्ट पे यूज करोगे ना, सिर्फ अगर निफ्टी को यूज करते हो, बैंक निफ्टी को इग्नोर कर देते हो, तो आपका कहीं ना कहीं एक्यूरेसी थोड़ा सा कम जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों को एक साथ मिला के यूज करोगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी को, इसमें आप काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगे। मैं बताता हूं कि इसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी को किस तरह से यूज करना है। सपोज कि आपने यहाँ पे, सपोज कि आपको इस जगह पे सेलिंग ट्रेड निफ्टी में मिल रहा है, यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी कहीं सपोर्ट लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा इधर इस जगह से, तो आपका ये सेलिंग ट्रेड नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा कि लेवल्स हमेशा ज्यादा काम करते हैं, ना कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट पे ट्रेड करता हुआ रहेगा, कभी भी यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा देगा, तो ये जो निफ्टी होगा ये इतना तेजी से फॉल करेगा नहीं। तो आपको सेलिंग में अवॉइड करना है क्या, कि बैंक निफ्टी हमारा, अगर बैंक निफ्टी में करते हो तो आप जस्ट उल्टा करना, अगर निफ्टी में करते हो तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि निफ्टी में करते हो तो कभी भी अगर सेलिंग ट्रेड आपको
निफ्टी में मिल रहा है, तो बैंक निफ्टी में कभी भी बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट पे ट्रेड करता हुआ ना रहे, हमेशा सपोर्ट पे से ऊपर रहेगा या अपने रेजिस्टेंस से फॉल करता हुआ दिखेगा। उस जगह पे आपका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होगा वो मोर देन 90% होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं लाइव मार्केट में कई बार करके दिखाया हूँ, तो आप भी इसको अच्छे से करके देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। अगर आप बाइंग का ट्रेड, सपोज कि स्कैल्पिंग में आपको बाइंग का यहाँ पे कैंडल मिल गया, आप यहाँ पे बाइंग कर रहे हो कैंडल लो का एसएल रख के, लेकिन अगर वहीं पे बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पॉइंट, हाँ, तो सिंपल लैंग्वेज में ये है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो सिंक्रोनाइजेशन मैनर में चलते हैं, सिंक्रोनाइज मैनर में। तो अगर निफ्टी में ट्रेंड चल रहा है और बैंक निफ्टी में कई सपोर्ट या रेजिस्टेंस आ चुका है, तो निफ्टी के ट्रेंड को भी थोड़ा सा वहां पे ब्रेक मिल जाता है। ये ट्रू भी है, काइंड ऑफ ट्रू है। मैं खुद भी इस चीज को काफी बार देख चुका हूँ, फॉलो करता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर दोनों एक ही ट्रेंड में चलते हैं तो आपको ट्रेडिंग में दिक्कत नहीं आएगी। अगर दोनों में ऑपोजिट ट्रेंड जिस दिन दिख गया आपको, तो उस दिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि ऑप्शंस थोड़ा सा वियर्ड बिहेवियर वहां पे दिखाते हैं और ट्रेडिंग में आपको काफी दिक्कत आती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। ओके, तो यहाँ तक टेक्निकल चीजें सारी खत्म हो चुकी जो स्ट्रेटेजी के अंदर उन्होंने बताई है। तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आप इसको बैक टेस्ट करिए। बैक टेस्ट करके अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है सच में, तो फिर इसको ट्रेड करिए। बैक टेस्ट करने के लिए मैं आपको कहूंगा कि जरूरी नहीं कि ये जो पिछला डेटा है ये हर बार एक्यूरेटली वहां पे दिखे, क्योंकि ये जो वीक्स है कैंडल के, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो कैंडल बन चुकी है वो लाइव बनते वक्त हमें इस तरीके से नहीं दिखेगी, और वहां पे सबसे बड़ी चीज एक आपको जो दिक्कत में लाएगी वो है आपका फोमो। फोमो होता है आपका फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। आपको लगेगा कि जैसे ये कैंडल क्लोज हो जाएगा मैं एंट्री नहीं कर पाऊंगा, मार्केट भाग जाएगा, तो आप चालू कैंडल के अंदर ही घुस जाते हो, एंट्री कर जाते हो, लेकिन वो कैंडल रिवर्सल में चला जाता है, आपका ट्रेड उल्टा हो जाता है। तो कैंडल क्लोज के बाद ही जज करके इसको बैक टेस्ट करिएगा। थोड़ा सा पेपर ट्रेड भी करके देखिए 8-10 दिन तक लाइव मार्केट के अंदर, तब पता चल जाएगा कैंडल्स पे आपका कितना कॉन्फिडेंस है। अभी जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं दो चीजें इसके बारे में बताने वाला हूँ, प्रोज और कॉन्स। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वो इसका एडवांटेज या प्रो चीज जो है इसकी, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि इसमें जो रिस्क रिवार्ड रेशो फॉलो हो रहा है वो 1:2 है। तो अगर आप 10 ट्रेड्स भी वहां पे लेते हैं, 10 ट्रेड में से मैं आपको कहूंगा सिर्फ 5 ट्रेड आपके प्रॉफिट में गए, 5 ट्रेड आपके लॉस में गए, स्टिल एट द एंड ऑफ दिस 10 ट्रेड्स यू विल बी इन प्रॉफिट फॉर श्योर। तो ये एक अच्छी चीज है यहाँ पे। और लेकिन जो मुझे लगा जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन इन सिलेक्शन ऑफ कैंडल्स। हर बार जब भी कैंडल बनेगा तो इसको कौन सी कैटेगरी में आपको कंसिडर करना है वो भी देखना जरूरी है। जैसे यहाँ पे एक बिग बार कैंडल कहा गया है। इतना बड़ा कैंडल अगर 100 पॉइंट का एक ही कैंडल बन जाए तो क्या आप उसको भी ट्रीट करोगे? जबकि वो कहने को बिग बॉडी कैंडल है, तो फिर क्या हम लोग उसको ट्रेड करेंगे कि नहीं करेंगे? या जो भी चीज़ है, हैमर की लोकेशन मैटर करती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका हो सकता है। तो ये इस स्ट्रेटेजी का थोड़ा सा मुझे हल्का सा ड्रॉबैक यहाँ पे दिख रहा है। हर बार आपको ईएमए के एंगल्स भी देखना काफी जरूरी हो जाते हैं। तो गाइस ये बस एक रिव्यू था। मैं यहाँ पे उनको जज करने नहीं आया था, उनके नुक्स निकालने के लिए नहीं आया था, मैं कोई क्रिटिसिज्म के लिए ये वीडियो मैंने नहीं बनाया है। मुझे बस यहाँ पे रिव्यू करना था ये स्ट्रेटेजी अपने व्यूवर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। दैट इज वाई मैंने ये वीडियो यहाँ पे आज बनाया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आई है तो पहले लाइक करिए। दूसरी चीज, ये जैसे हमने रिव्यू किया इस स्ट्रेटेजी को, अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए, दूसरा किसी का स्ट्रेटेजी आपको रिव्यू करके चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स है भाई, फोकट में कमेंट डलती है, तो वहां पे कमेंट डालिए और मुझे बताइए कि ये सर ये स्ट्रेटेजी है, इसको आप रिव्यू करिए, आपके तरीके से बताइए। जो भी आपके व्यूज वहां पे कमेंट सेक्शन में एक्सप्रेस करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिए, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा वीडियोस का। हमारा टेलीग्राम पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, नीचे लिंक्स अवेलेबल है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।